अब वीडियो की स्टार्टिंग यार थोड़ी सी इमोशनल हो जाएगी क्योंकि ड्रू मैकिंटायर अभी आपको पता है बहुत सारे मैचेस हार रहे हैं। डे 1 में भी वो हार गए, तो इसके बाद अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है जहां पे वो बेंच प्रेस लगा रहे थे। उसके बाद उठते हैं और कहते हैं कि मेरे को बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके लिए वो यहाँ पे सॉरी वगैरह भी बोलते हैं और कहते हैं कि अब मेरे नेक्स्ट क्या है, क्योंकि वो वाला मैच भी हार गए सेथ रॉलिंस के साथ। तो वो बोलते हैं ऑनेस्टली उनको भी नहीं पता कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, और सिंपली ऐसा कह के ये जो 30-40 सेकंड की वीडियो है ये कट हो जाती है। तो यहां से तो ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर भाई डेफिनेटली कहीं ना कहीं जा रहा है, और ये जो स्टोरी चलाई जा रही है बहुत सही लग रही है। एंड यस, अभी एपिसोड भी आएगा इसके ऊपर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। लेकिन जो भी चल रहा है कमाल का चल रहा है, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसका आउटकम भी बहुत सही आएगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डॉल्फ जिगलर के साथ, क्योंकि पिछले 24 घंटों में उन्होंने काफी कुछ चीजें हिला के रख दी। उन्होंने एनजेपीडब्ल्यू में अपना कदम रख लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने एक वीडियो शेयर करी है जिसका टाइटल है वांटेड मैन। और ये वीडियो देख के आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगने वाला कि ये कोई वीडियो ऐसा बनाई गई, आपको लगेगा कि आप किसी मूवी का, किसी वेब सीरीज का, किसी शो का कोई पार्ट देख रहे हो। और इतनी बढ़िया तरीके से इसकी एडिटिंग और जो पूरी कैमरा वर्क है वो किया। और यहां पे एक वो मोमेंट भी आता है जब डॉल्फ जिगलर ने जो सुपर किक है वो लगाई एक ज़ॉम्बी के, और ज़ॉम्बी का पूरा सिर ऐसा हो गया। तो वो वीएफएक्स वाला भी सीन था। यहाँ पे जो जिगलर है उनको बांध के लेके जा रहे हैं, हैंडकफ करके वो छुड़वा रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कैदी आदमी है, इसीलिए वांटेड मैन इसका नाम दिया। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के शो में भी वो आ चुके हैं, जो रेसल किंगडम चल रहा था। रेसल किंगडम आपको पता है जापान का एनजेपीडब्ल्यू का सबसे बड़ा शो होता है साल का। तो यहाँ पे जिगलर जो है डेविड फिनले के साथ उलझ जाते हैं। तो डेविड फिनले यहाँ पर विल ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली दोनों को हरा के जो है चैंपियन बने थे। आईडब्ल्यूजीपी के ग्लोबल चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, और इसके बाद रिंग साइड पर इन्होंने मारामारी शुरू कर दी। और इससे चीज क्लियर है कि जो जिगलर हैं अब वो एनजेपीडब्ल्यू के साथ काम करने वाले हैं। कल वैसे अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे हो गए तो ये चीज मैंने जैसे ही हुई थी तभी शेयर कर दी थी। अभी ये पूरा रेसल किंगडम मुझे देखना बाकी है। ये फोटो भी आई थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर क्लियरली उनको जो है चैंपियनशिप चाहिए। तो काफी मस्त चीजें जापान वाले करते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक फोटो ही दिखाऊंगा, ये रेसल किंगडम के एक मैच से। और यहाँ पे देखो भाई बंदे को किस तरीके से जो है दबा के रखा हुआ है। अब ऐसे सीन, अब सोच रहे हो आप कि ऐसे ऐसे सीन है तो फिर पूरे शो में क्या होगा। अभी मैं इसको आराम से बैठ के तसल्ली से देखने वाला हूँ, और भी कुछ मूवमेंट्स होंगे तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बट हाँ, रेसल किंगडम में जॉन मॉक्सली भी हारा है, क्योंकि ये जो आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल चैंपियनशिप के मैच में थे, तो उसके बाद वो जो है काफी फ्रस्ट्रेटेड भी थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वहां पे भी जो मामला बड़ा सही से चल रहा है, और थोड़ी डिटेल में अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। अगली स्टोरी शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो भाई साहब, शार्लेट फ्लेयर की जो नी सर्जरी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। और इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये फोटो डाली, और यहां पे उन्होंने भाई बिल्कुल दिल खोल के बात करी है। और इसको अगर कोई पूरा पढ़ लेगा तो शार्लेट फ्लेयर से पूरी तरह से कनेक्ट कर लेगा। उन्होंने बताया कि कैसे वो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में एक नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, लेकिन पहली बार वो पॉजिटिव अपनी रियल साइड दिखाई उन्होंने, और यही उनकी असली साइड है। और जितने भी लोगों के साथ उन्होंने मूवमेंट शेयर किए और जो भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा थैंक यू भी करती हैं सबको। मतलब अपने दिल की बातें यहाँ पर उन्होंने शेयर करी। और साथ में वो 2024 में अच्छा काम करके 9 महीनों के अंदर अपनी रिकवरी करके दोबारा से रिंग में आने की भी बात करती हैं। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि शार्लेट फ्लेयर के जो ब्रेक मिला ना, ये अगर उसको अपनी स्टोरी में भी यूज़ करके लेके आए तो नई शार्लेट फ्लेयर आ सकती है। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार शार्लेट फ्लेयर का हो गया, अब और कितना, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सैचुरेटेड लगती है कई बार शार्लेट फ्लेयर। बट यस, अब ये जो चीज हुई है शायद इससे कुछ कहानी इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। अभी तो खैर रिकवरी वाला टाइम है, तो उम्मीद करेंगे रिकवरी अच्छी जाए उनकी। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच आपको पता है हवा बना के रखे हुए थे कि अनाउंसमेंट करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीव्यू वाले शो में। अब उस वाले शो से पहले ही एक अनाउंसमेंट आई, और अनाउंसमेंट ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टोरंटो में कनाडा में जाने वाली है अपने पूरे टूर के लिए, जहां पे मनी इन द बैंक शो जो इस साल होने वाला है। हाँ, अब तो बोल सकता हूं इस साल, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन के चक्कर में 2023 में रहते रहते 2024 को ही ये साल बोल देते हैं। तो मनी इन द बैंक टोरंटो से होने वाला है। और इतना ही नहीं, 5 जुलाई का जो स्मैकडाउन का शो है, उसके बाद 6 जुलाई को मनी इन द बैंक, और एनएक्सटी का जो हीट वेव है उनका भी जो पीपीवी है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वहीं पे जाके करवाने वाली है। तो ये कनाडा वाले लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जैसे कि हमको पता है कि इंटरनेशनल डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है, तो ये इसी के हिसाब से एक मूव है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी दिस इज गोइंग टू बी एपिक। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो से, प्रीव्यू वाले शो से हमको क्या पता चला? तो ये पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 रॉयल रंबल के एंट्रेंट्स निकाल दिए हैं। एक नाम है
बेकी लिंच का विमेंस रॉयल रंबल मैच से और एक नाम है नाकामुरा का मेंस रॉयल रंबल मैच से। और इसके बाद फैंस की डिसअपॉइंटमेंट जो जारी है नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि फैंस ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कभी भी कि भाई साहब उनका जो रॉयल रंबल का सरप्राइज मूवमेंट है वो खराब हो। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं भाई ये मत करो, सारे सुपरस्टार्स को मत रिवील करो, कितने कर दोगे तुम, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू कई बार आपको पता है, ये बार मुझे याद है 26-27 डब्ल्यूडब्ल्यू ने बता दिया था, घंटा कुछ रहेगी रॉयल रंबल, सब तो पहले से पता चल गया। तो ट्रिपल एच को आई थिंक इस बार कुछ तो सोचने की जरूरत है। हाँ चलो सही रहता हाइप बनाने के लिए, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे इस बार समझदारी से काम करेगी, और करेगी तो अच्छी बात है, वरना फैंस की गालियां सुनने को मिल जाएंगी। साशा बैंक्स ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में देखो क्या लगाया अपनी फोटो, और यहाँ पे ये साशा बैंक्स रो रही है यहाँ पे, देख के तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि आंखों में आंसू से दिख रहे हैं, और उन्होंने लिखा है दिस ईयर गोना बी फन। अब यहाँ से वो लगातार जो टीजेस हैं इसको ही फैंस मान रहे हैं कि अरे साशा बैंक्स ऐसा लिख रही है, इसका मतलब कि अब वो रॉयल रंबल में आ रही है। और पता नहीं किसी एक सुपरस्टार के बारे में ये भी न्यूज आई, पता नहीं वो कहां से है ये, कि उसने इतने ज्यादा पैसे मांगे हैं जितने विंस मैकमैन एज सैलरीड पर्सन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करते थे, मतलब उनकी जो सीईओ वाली सैलरी थी उसकी बात हो रही है। तो ये पता नहीं साशा बैंक से रिलेटेड है फिर क्या है, बट डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा है। अब पता नहीं जितने ये रूमर्स और जितनी हाइप साशा बैंक्स की चल रही है, जब एक्चुअल में उनका रिटर्न हो जाएगा क्या ये चीज बचेगी भी, क्योंकि मुझे तो ये सही बताऊं ऐसे जरूरत से ज्यादा लग रही है थोड़ी सी अभी इस पॉइंट पे। चलो अब डब्ल्यूडब्ल्यू का ये सब कुछ अनाउंस हो गया है, तो एक बार कार्ड के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, 2024 के कार्ड के ऊपर नहीं, प्रीमियम लाइव इवेंट के ऊपर। रॉयल रंबल जनवरी में होने वाला है, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर फरवरी 24 में होगा, रेसलमेनिया 40 6 और 7 को होने वाली है, बैकलैश होगा फिर फ्रांस में जाके 4 मई को, फिर कनाडा में होगा मनी इन द बैंक, और उसके बाद बैश इन बर्लिन जर्मनी में जाके होने वाला है। तो देख रहे हो यहाँ पे कितने अलग अलग सालों में, मतलब अलग अलग जो है देशों में डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी शो करा रही है, और इससे कहेंगे ट्रूली कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब सही में वर्ल्ड वाइड जा रही है। अब जरा इंडिया में आके भी कुछ टाइम में जलवे दिखा देना तो थोड़ा सा और अच्छा लग जाएगा हमको। कल स्मैकडाउन आपको पता बहुत कमाल की होने वाली है, एक बार कार्ड देख लो जरा। रोमन रेंज शो पर होंगे, रैंडी ओर्टन, एले नाइट और एजे स्टाइल्स का मैच है, लोगन पॉल भी कल शो पर होने वाले हैं, मिशन और ईओ स्काई का भी मैच है, एक मिस्ट्री मैन भी है बुच के मैच में जो प्रीटी डेडली के साथ करेंगे, और यहाँ पे पता नहीं शेमस के रूमर्स आ रहे हैं तो शायद कल उनका रिटर्न हो सकता है, और केविन ओवंस एंड सैंटोस एस्कोबार का मैच, यानी कि अब यहाँ पे जो भी जीतेगा उसके बाद वो लोगन पॉल को आगे जाके चैलेंज करेगा। तो एक कल का कार्ड है, और डेफिनेटली इस वाले शो को तो बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता, और रोमन रेंज भी मिस नहीं करने वाले, तो उन्होंने इसके ऊपर अपना रिएक्शन भी दे दिया है। रिएक्शन आप लोग देखो, यहाँ पर वो लिखते हैं Tomorrow night is SmackDown New Year's Revolution and everybody wants a piece of the tribal chief. Vancouver, get ready to acknowledge your tribal chief। और साथ में ब्लड लाइन की इमोजी और वी द वन वाली इमोजी उन्होंने यूज करी है। तो ट्राइबल चीफ भी बोल रहे हैं भाई हर किसी को जो है ट्राइबल चीफ चाहिए। अब कल किसको मिलेगा ट्राइबल चीफ वो तो हमको पता चलेगा, और अभी बिल्कुल वीडियो के साथ चिपके रहना। जाते जाते एक बहुत मस्त चीज और आपको बताने वाला हूँ इस मैच के बारे में। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और नेओमी के बारे में रिसेंटली आपको पता काफी सारी बातें चल रही है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आने वाली है, और टीएनए डब्ल्यूडब्ल्यू के रिलेशन के बारे में बात हो रही है। अब मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि शायद नेओमी अब जब आ रही हैं तो वो ब्लड लाइन में अपनी एंट्री ले सकती हैं, क्योंकि बहुत टाइम से इस चीज के रूमर्स भी थे, जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी छोड़ के गई भी थी तो रीपैकेज करते हुए शायद उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इवन जिमी और जे की स्टोरी लाइन के अंदर भी, क्योंकि वो ऑब्वियसली जिमी की वाइफ है तो स्टोरी का पूरा सेंस यहाँ पे बनेगा। तो जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आगे जाके अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको उसके लिए रेडी हो जाना चाहिए। जिंदर महल के बारे में भी चलो बात कर लेते हैं, फाइनली उनका भी रिएक्शन आ चुका है, जो अभी रिसेंट में रॉ में उनका रॉक के साथ सेगमेंट हुआ था। उन्होंने अपनी रॉ से फोटो डाली है, और यहाँ पे वो लिखते हैं नो लाइज #Day1, यानी कि जो बातें उन्होंने बोली हैं अपने प्रोमो के अंदर वो एकदम सत्य है, ऐसा कहना है जिंदर महल को। और मुझे तो ये चीज देख के अच्छा लग रहा है कि चलो जिंदर महल की भी तारीफें हो रही हैं, जो हमेशा लोग उनको ऐसे नीचे दिखाते रहते थे भाई तेरे बस की कुछ नहीं है, अब फाइनली उनको अप्रिशिएट करना शुरू किया गया है। अब क्या वो उनके अंडररेटेड प्रोमो सेगमेंट की वजह से हुआ है या फिर एक्चुअल में लोग पसंद कर रहे हैं, वो तो जब वो ज्यादा अपीयर होंगे टीवी पे तो पता चलेगा। और यार देखो जैसे यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू आप पसंद करते हो और इसलिए चैनल पे आके वीडियो देखते हो, तो अगर क्रिकेट भी आपको पसंद है तो हमारा जो पंथ शॉर्ट चैनल है उस पर आज ही वीडियो आई है, तो उसको जाके देख लेना, या तो अभी देख लो डिस्क्रिप्शन से या फिर वीडियो के एंड होते होते एक दिख जाएगा, ठीक है। नॉटी रोहित शर्मा है वहां पे। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ऑस्टिन थेरी ने भी द रॉक पे रिएक्ट किया है। तो अभी रिपोर्ट ये आई कि रॉक का जो सेगमेंट है वो हद से ज्यादा उन्होंने टाइम ले लिया था चीजों में, तो इसके ऊपर ऑस्टिन थेरी ने रिएक्ट किया और वो लिखते हैं आई गेस नोबडी इज मैन इनफ टू टेल हिम इट डजंट मैटर व्हाट ही हैज टू से, डिड नॉट हैपन ऑन माय शो #स्मैकडाउन। तो यानी वो बता रहे हैं कि किसी में इतना दम ही नहीं है, कोई मैन इनफ ही नहीं है जो उसको बता सके कि फर्क ही नहीं पड़ता कि रॉक क्या कहना चाह रहा है या उसे क्या कहना है। और यहाँ पे उन्होंने भाई जो प्लग किया है दोनों चीजों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑस्टिन थेरी और रॉक, यार रॉक एक तो इतना लिमिटेड बंदा है, इतने सारे लोगों के साथ उसके इतने अच्छे अच्छे मैचेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई फिलहाल एक मैच कौन सा होने वाला है या होने भी वाला है, अभी तक उस पर 100% ठप्पा ठोक के नहीं बोल सकते जब तक कार्ड में ना आ जाए, और जब तक कार्ड में ना आ जाए, रिंग में ना हो जाए, तब तक भाई मुश्किल ही रहता
रहता है रॉक का तो सीन, क्योंकि उनका शेड्यूल ही कुछ ऐसा है। भले ही वो बोले कि वो उसको मैनेज करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता भाई सच बात होती तो आते ही नहीं इतने टाइम से यार। ये तो कहने वाली बातें अलग होती हैं और होने वाली बातें अलग होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हो सकता है सीन कुछ डिफरेंट भी उनके साथ। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये इसी फेटल 4-वे मैच से है। अब कल परसों वाली वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि पोल में रैंडी ऑर्टन जीत रहे हैं और फेटल 4-वे भी एक ट्वीट मारा गया था जिस पर ज्यादा लाइक्स थे। अब तो भाई पूरा एजेंडा लेके चला जा रहा है ट्विटर पे, एक्स पे, कि हमको फेटल 4-वे मैच ही चाहिए। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टोरी है ये एक्चुअल में वही प्लान है कि फेटल 4-वे मैच ही हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी एक सुपरस्टार के सामने रोमन रेंस को ना रखे। इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोटेक्ट भी कर पाएगी सुपरस्टार्स को, या फिर कुछ भी ऐसी एंडिंग दिखा देगी, क्योंकि सबको पता है रोमन रेंस जो चैंपियनशिप है उसको तो लेके जाने वाले ही हैं रेसलमेनिया में। तो देखते हैं अगर वाकई में फेटल 4-वे मैच हो रहा तो काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल एच ने इंटरनेट को सुना और उसके बाद वो चीज करी। एंड वो चीज हम लोग सीएम पंक के केस में तो देख ही चुके हैं कि भाई सीएम पंक की इतनी ज्यादा मांग हुई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी ट्रिपल एच को भी उनको लेके आना ही पड़ा। और गाइस हमारी जो आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है वो सीएम पंक से रिलेटेड है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीव्यू वाले शो में वो आए थे। यहाँ पे आके पंक ने बताया कि कैसे उन्होंने सीक्रेट रखा था सारी चीजों को। उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट करते हुए ड्राइव पे अपनी सिस्टर को बताया था। लाइव इवेंट में डोमिनिक मिस्ट्रो के साथ जब उन्होंने कंपीट किया तो उस पर भी बोलते हैं कि ऐसा फील हो रहा था कि मैं खुद का बॉस हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कोई देखेगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता था। और सेथ रॉलिंस के बारे में बोला कि सेथ रॉलिंस को भले ही मेरे बारे में कैसा ये फील हो, मेरा बिजनेस नहीं है। और एक बड़ी स्टेटमेंट तो उन्होंने ये दे दी कि सेथ रॉलिंस को जो आज मौके मिले हैं वो मेरी वजह से मिले हैं। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि अगर वो बंदा तब तक चैंपियन है और मैं रॉयल रंबल जब जीत के आ रहा हूं तो सिचुएशन और थिंग्स जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। मेरे नए नए गोल सेट होते रहते हैं और मैं हमेशा चीजें सीख रहा हूं। तो भाई मेरा नंबर रॉयल रंबल में क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, रॉयल रंबल में मुझे क्या करना है मुझे वो चीज अच्छे से पता है। तो एक कॉन्फिडेंट सीएम पंक यहाँ पे आए। अब स्क्रीन पर आपको देखी होगी क्रिकेट चैनल की वीडियो, उसको जाके अभी जरूर देखना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और तब तक आप जिंदगी में मजे लो, वरना पता है ना ये जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।